नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। आज के इस वीडियो में हम लोग राजभाषा के बारे में कुछ बात करते हैं। राजभाषा एक ऐसा टॉपिक है जो कि विभागीय परीक्षाओं में, चाहे वो एलआई का एग्ज़ाम हो, एलडीसी का एग्ज़ाम हो, एडबलई का दे रहे हो, एएमई का दे रहे हो, एपीओ का दे रहे हो, मतलब किसी भी विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और ये क्वेश्चन 10 की संख्या में लगभग होते हैं। अगर आपके राजभाषा के क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको नंबर गेन करने में आसानी रहेगी। आप मेरिट अच्छी बना सकते हैं अगर राजभाषा के सारे क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं। और राजभाषा में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन ही हैं जिनको आपको समझ लेना है और कुछ चीज़ें आपको दिमाग में बैठा लेनी है, जिससे आपके क्वेश्चन 100% सही हो सकते हैं। हमारे पास कुछ राजभाषा के क्वेश्चन बैंक हैं, उनसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लगभग इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजभाषा नीति को लागू करने की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजभाषा नीति को लागू करने के लिए भारतीय जो भूभाग है उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। अब का क्षेत्र वो हैं जहाँ पे हिंदी ही अधिकतर बोली जाती है, और याद करने के लिए आप यूपी को आप सेंटर में रखें, और यूपी से जो हमारे टच कर रहे हैं, जैसे ऊपर की तरफ आपको उत्तरांचल मिलेगा, इधर आपको दिल्ली मिलेगा, इस तरफ आपका राजस्थान है, नीचे की तरफ आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बगल में आपका छत्तीसगढ़ है, फिर इधर झारखंड है, इधर बिहार है, और दिल्ली के बगल एक हरियाणा है। ये यानी बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, और इसके अलावा अंडमान निकोबार समूह। खा क्षेत्र में आपके जो आते हैं वो आप याद कर सकने के लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि जीएम के चेयर में पावर दिखता है, जीएम के चेयर में पावर दिखता है। जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र, सी से चंडीगढ़, पी से पंजाब और डी से दादर नगर हवेली। और गा क्षेत्र जो है वो ऐसे क्षेत्र हैं जो का या खा में नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? तो ना वो का में है ना खा में है, तो ऑटोमेटिकली वो किस में हो जाएगा? गा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी व अहिंदी राज्यों में नाम पट्ट या सूचना पट्ट में किस प्रकार होता है? तो हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें पहले हिंदी होगा फिर इंग्लिश होगा, लेकिन जो अहिंदी भाषी राज्य हैं उसमें सबसे पहले उसका लोकल लैंग्वेज होगा, यानी अहिंदी भाषी राज्यों में स्थानीय जो भाषा होगी, फिर उसके बाद हिंदी और उसके बाद इंग्लिश, ये क्रम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य अनुसार करने के लिए चेक पॉइंट कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो जो चेक पॉइंट स्थापित है वो वेबसाइट, रोनियो, प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग, तारघर, फैक्स केंद्र, भंडार तथा लेखा विभागों में चेक पॉइंट हमारे स्थापित किए गए हैं। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कौन सी निर्धारित परीक्षा है और उनका शैक्षिक स्तर क्या है? तो जो राजभाषा में है, जो हिंदी शिक्षण योजना है, उसके लिए 3 पाठ्यक्रम है। सबसे छोटा प्रबोध, उसके बाद प्रवीण, फिर प्राज्ञ। प्रबोध यानी सबसे कम, ये प्रारंभिक पाठ्यक्रम है और प्राइमरी के बराबर इसका स्तर होता है, और प्रवीण मिडिल स्तर का होता है, और प्राज्ञ हाई स्कूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी परीक्षा पास करने में किसी कर्मचारी को क्या प्रोत्साहन मिलता है? तो अगर हिंदी की निर्धारित परीक्षा कोई पास कर लेता है तो कर्मचारी को 12 महीने की अवधि के लिए एक इंक्रीमेंट के बराबर राशि का व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है। लेकिन ये किसके लिए है? अहिंदी के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्या हिंदी भाषी कर्मचारी को भी निर्धारित परीक्षा पास करने का कोई प्रोत्साहन दे है? तो नहीं, इसके लिए कोई नहीं है, ये अहिंदी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ राजभाषा कार्यान्वयन
समितियों का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन मंत्रालय स्तर, मुख्यालय, मंडल कार्यालय, कारखानों और स्टेशन स्तर पर किया जाता है। और इनकी जो बैठक होती है वो 3 महीने में एक बार होती है, यानी साल में 4 बार ये बैठकें की जाती हैं। अब ये जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राजभाषा के प्रयोग प्रसार की समीक्षा करना तथा कमियों को दूर करने के उपाय करना है। नेक्स्ट है, हिंदी सप्ताह क्यों मनाया जाता है? तो सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रति जागरूकता और इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने तथा हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। इसमें राजभाषा प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के प्रेरित करने के उद्देश्य से कौन कौन सी पुरस्कार योजना है? तो कई योजनाएं हैं। पहला है हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं पास करने पर नगद पुरस्कार। डिक्टेशन देने हैं तो अधिकारियों को उसके लिए पुरस्कार। रेल मंत्री निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार, निबंध और वाक्य प्रतियोगिता, टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, मूल हिंदी टिप्पण आलेखन पुरस्कार, सामूहिक पुरस्कार योजना, तकनीकी रेल विषय पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने पर पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार और मैथिली सरल गुप्त योजना पुरस्कार। अब ये जो प्रेमचंद पुरस्कार है, इसमें पहला पुरस्कार 20,000 का होता है, उसके बाद दूसरा 10,000 का होता है और तीसरा 7,000 का होता है। ये प्रेमचंद पुरस्कार में है। मैथिली सरल के लिए भी सेम है, पहला पुरस्कार 20,000, दूसरा 10,000 और तीसरा 7,000। हिंदी में डिक्टेशन देने हेतु अधिकारियों को जो पुरस्कार मिलता है वो का और खा क्षेत्र के अगर अधिकारी हैं और 20,000 शब्द सीमा तक अगर उन्होंने डिक्टेशन दिया तो उसके लिए उनको 5,000 रुपये मिलेगा। और जो गा क्षेत्र के अधिकारी हैं वो अगर 10,000 वर्ड लिमिट का ही उन्होंने डिक्टेशन दिया तो भी उनको 5,000 का पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), ये ध्यान रखिएगा, धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के कागजातों के नाम लिखें और उल्लेख करें कि उक्त कागजात को अनिवार्यतः किस भाषा में जारी किया जाता है। तो जो हमारे कागजात हैं वो हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी में जारी किए जाएंगे। अक्सर यही पूछता है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जो कागजात जारी किए जाते हैं वो किस भाषा में होते हैं? तो वो द्विभाषी होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में। और वो होते कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, ये लिखे हुए हैं, 14 है। सामान्य आदेश यानी जनरल ऑर्डर, परिपत्र यानी सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, नोटिफिकेशन, प्रेस कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, लाइसेंस, परमिट, टेंडर फॉर्म, टेंडर नोटिस, रिजोल्यूशन, रूल और संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागजात। 13वां है संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, ये अलग अलग चीज़ है, और प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों से क्या अभिप्राय है? तो हिंदी में जो कार्य साधक ज्ञान है वो क्या होता है कि यदि किसी कर्मचारी ने हाई स्कूल या उसके इक्वल या उसके ऊपर, हाई स्कूल या उसके बराबर या उसके ऊपर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है तो उस कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी कहा जाएगा। या यदि वह इन नियमों के प्रारूप में घोषणा कर देता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो भी ये समझा जाएगा कि उसने हिंदी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी से क्या अभिप्राय है? कार्य साधक ज्ञान में था कि कोई एक विषय हिंदी हो और प्रवीण उनको होना है तो है मैट्रिक परीक्षा या उसके बराबर या उससे ऊपर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया हो, या फिर जो ग्रेजुएट है या उसके बराबर या उससे ऊपर कोई एक उसका सब्जेक्ट जो है वो हिंदी रहा हो, या वो प्रारूप में घोषणा कर दे
कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है तो भी उसे प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की अष्टम सूची में कितने भाषाएं हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो अष्टम अनुसूची के अनुच्छेद 344 और 351 के अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपको पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में इसी दिन अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, और जो उसमें डिजिट यूज़ किए जाएंगे यानी अंक, वह भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। राजभाषा से क्या अभिप्राय है कि अनुच्छेद 343 में हिंदी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की ये कर्तव्य होगा कि वो राजभाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राजभाषा नियमों के अनुसार किन किन पत्रों और आवेदनों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है? तो राजभाषा नियमों के अनुसार हिंदी के पत्रों और आवेदनों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, राजभाषा नियमों के अंतर्गत किस प्रकार के कार्यालयों को अधिसूचित किया जाता है? जिस कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों में से 80% ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस कार्यालय को अधिसूचित किया जाता है। कार्य साधक ज्ञान मतलब वही हाई स्कूल या उसके इक्वल या उसके ऊपर एक विषय में हिंदी रहा हो। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। तो राजभाषा के प्रयोग प्रसार के संबंध में भारत के संविधान में अलग अलग उपबंध है। अनुच्छेद 1 में हिंदी देवनागरी लिपि को भारत का राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा का प्रयोग अनिवार्य है, और संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं कहलाती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राजभाषा हिंदी कब से लागू है? तो 14 सितंबर सन 1949। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरे राजभाषा के क्वेश्चन बैंक का है। भारत संघ की राजभाषा पता है देवनागरी हिंदी में लिपि। नेक्स्ट है, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? तो 14 सितंबर 1949। ये एक चीज़ पूछता है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है 10 मई 1963। और संशोधित कब हुआ? तो 1967। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि राजभाषा अधिनियम पारित कब हुआ? तो 1963। और संशोधित कब हुआ? तो 1967। कई क्वेश्चन रिपीट है तो उन क्वेश्चनों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो ये अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? 26 जनवरी 1965। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? संसदीय राजभाषा समिति। ये LDC के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। राजभाषा की अधिनियम 1963 की धाराएं 6 एवं 7 किस राज्य में नहीं लागू है? जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति करती है? दूसरी उपसमिति करती है। राजभाषा विभाग में प्रयुक्त राकाश से आप क्या समझते हैं? राजभाषा कार्यान्वयन समिति। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के कौन कौन से पाठ्यक्रम भी बात हुई थी? प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। संबंधित मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति के द्वारा की जाती है?
हिंदी सलाहकार समिति। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? जनवरी 1976 में। ये देखिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 20 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के, टोटल 30 होते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तमिलनाडु पे। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना, ये संसदीय समिति का मुख्य कार्य है। नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो नगर का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होगा वो होगा। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 3 महीने में एक बार होती है और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6 महीने में एक बार होती है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसके लिए गृह मंत्रालय में एक राजभाषा विभाग बना हुआ है, वही इसको कार्यक्रम को तैयार करता है। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो प्राज्ञ है। अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले प्रबोध, फिर प्रवीण, फिर प्राज्ञ होता है। हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? नियमित, गहन, पत्राचार और निजी, ये सभी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है। हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन एलिजिबल होंगे? तो केंद्र सरकार के ग्रुप डी और उसके ऊपर के अधिकारी एवं कर्मचारी, यानी सभी लोग। रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा? तो पहले प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी और अंग्रेजी। आम जनता द्वारा प्रयोग में किए जाने फॉर्मों को किस क्रम में तैयार किया जाएगा? द्विभाषी में, यानी हिंदी और अंग्रेजी। जो मुहर होती है रबड़ की, वो कैसे होगी? तो हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी में, एक लाइन में हिंदी और एक लाइन में अंग्रेजी। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद से है? 120। 8वीं अनुसूची का संदर्भ 344(1) और 351। 8वीं अनुसूची कौन सी है? जिसमें हमारे 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1955 में। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कौन थे? बाला साहब गंगाधर खरे, जिसका शॉर्ट फॉर्म अक्सर लिखा रहता है बीजी खरे, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गोविंद वल्लभ पंत। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित भाग 6 में अनुच्छेद 210 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो गृह मंत्री थे वो थे श्री ओम मेहता जी। नेक्स्ट है, राजभाषा समिति का गठन किस किस स्तर पर किया जाता है? तो केंद्रीय हिंदी समिति होती है, ये सेंट्रल लेवल पर होता है, इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। फिर मंत्रालय स्तर पर होता है, इनके अध्यक्ष संबंधित केंद्रीय मंत्री होंगे। फिर कार्यालय स्तर पर होगा, वो हमारे COS होंगे, कार्यालय प्रमुख। और नगर स्तर पर होगा तो नगर के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। यहाँ पूछ रहा है लक्षद्वीप किस क्षेत्र में रखा गया है? तो हमारा जो अंडमान और निकोबार था वो किस क्षेत्र में है? का में। और दादरा नगर हवेली खा में है। तो बाकी ये जो द्वीप बच गए हैं ये सब कहाँ हैं? गा क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी है कि अंडमान निकोबार किस में है? तो का क्षेत्र में है। यहाँ संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? 30। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है, यानी 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। और अक्सर जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं उसमें शॉर्ट फॉर्म देता है इंग्लिश का और इनका हिंदी पूछता है। जैसे पूछ लेगा कि CPRO इसको क्या कहते हैं? तो CPRO आप जान रहे क्या होता है? चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर।
तो चीफ का हिंदी हो गया मुख्य, और पब्लिक रिलेशन को कहते हैं जनसंपर्क। तो जन और संपर्क शॉर्ट में, और ओ से ऑफिसर यानी अधिकारी, तो अधि संधि ये लिखा जाएगा, मुँह जा संधि। ऐसे मान लिया लिख रहा है MRA। अब MRA होता है मुख्य राजभाषा अधिकारी, इसका हिंदी ही यही होता है। तो M से मुख्य हो जाएगा मुँह, R से राजभाषा यानी रा, और A से अधिकारी यानी धी, मुराधी ये कहा जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह रहा है PCEE। तो PCEE को आप जान रहे हैं प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो कैसे लिखा जाएगा, प्रमुख प्रिंसिपल के लिए, चीफ के लिए मुख्य, प्रमुख, इलेक्ट्रिक के लिए V और इंजीनियर के लिए E, प्रमुख इस टाइप का PC देगा, यानी प्रमुख मुख्य इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। PCMD यानी प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर, तो उसका होगा प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक। PCPO प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर यानी प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी। कारखाना से भी पूछा था पिछले LDC एमिक में कि CWE इसका क्या होता है। तो चीफ वर्कशॉप इंजीनियर, मुँह का ई, मुख्य कारखाना इंजीनियर। ADRM आपको पता है उसका फुल फॉर्म एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो लिखा जाएगा आ यानी अपर, मा यानी मंडल, फिर रे यानी रेलवे, और फिर प्रा यानी प्रबंधक। तो आई होप कि आप लोगों को राजभाषा से थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो गया होगा, और आपको एक ही जगह कलेक्टिव राजभाषा के क्वेश्चन मिल गए होंगे। हमारे एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि राजभाषा पे एक वीडियो बना दीजिए, तो उसके लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है। आई होप आप लोगों के आने वाले जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।